बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोलते एमसीक्यूज सीरीज़ के साथ एक मरतबा फिर खत्री ब्रदर्स के चैनल से हाजिर खिदमत हैं। अब एमसीक्यूज, अकाउंटिंग एमसीक्यूज कोई मसला नहीं, क्योंकि अब आपके पास उर्दू एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्ट्स हैं और एमसीक्यूज की चैम्पियनशिप है। जी हाँ, आप एमसीक्यूज में चैम्पियन बनने जा रहे हैं, क्योंकि बोलते एमसीक्यूज आपके एमसीक्यूज का हल है। बोलते एमसीक्यूज सेकेंड ईयर कॉमर्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिटेन अर्निंग्स का टॉपिक। रिटेन अर्निंग, जब बात होती है रिटेन अर्निंग, लफ्ज़ रिटेन का लफ्ज़ी मतलब होता है रखना, मेंटेन करना। अर्निंग्स यानी कमाई, तो रिटेन अर्निंग का मतलब होगा कमाई को बरकरार रखना, कमाई को जमा करके रखना। इसका मतलब है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब उसे प्रॉफिट होता है, नेट इनकम होती है, तो वो अपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी को ट्रांसफ़र करती है रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग क्रेडिट नेचर का बैलेंस शीट का आइटम है। ये रिटेन अर्निंग बिल्कुल कैपिटल की तरह होता है, आता है बढ़ता है तो क्रेडिट और कम करना है तो डेबिट। रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो मतलब फ़ायदा हुआ, फ़ायदे की सूरत में एंट्री आपकी बनती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। रिटेन अर्निंग क्रेडिट। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई ये कंपनी अपना मुनाफा रिटेन अर्निंग में क्यों रख रही है? तो जवाब ये है कि अगर सोल ओनरशिप और पार्टनरशिप होगी तो वहाँ सारा मुनाफा कैपिटल को ट्रांसफ़र होकर मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, आज इसके पास कल उसके पास। अब अगर कंपनी को मज़ीद बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो शेयर होल्डर्स पैसे नहीं प्रोवाइड कर सकते कि वो उन्होंने तो नया नया शेयर ख़रीदे हैं, अभी नए पार्टनर बने हैं, अभी नए मालिक हुए हैं और अभी ही वो मज़ीद और पैसे भी देना शुरू कर दें। तो लिहाजा कंपनी अपना मुनाफा शुरू में रिटेन अर्निंग में रखती है, बाद में इस मुनाफे में से अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा तकसीम करके देती है। तकसीम शुदा मुनाफा डिविडेंडम से लिया गया। डिविडेंडम लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चीज़ें जिन्हें तकसीम करना हो। तो इसमें हम मामलात, चीज़ों को तकसीम करते हैं, यानी ओरिजिनली कंपनी को जो नेट इनकम हुई, कंपनी ने अपनी इनकम रिटेन अर्निंग में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करके रखी हुई है। अब कंपनी उसमें से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड सालाना बुनियाद पर आमतौर पर डिक्लेयर किया जाता है। बाज़ कंपनियां 6 माह में और बाज़ कंपनियां 3 मंथ्स में क्वार्टरली भी अनाउंस करती हैं। तो कंपनी अपने जनरल बॉडी मीटिंग में, इजलास में डिविडेंड का पहले डिक्लेयर ऐलान करेंगी, बाद में डिविडेंड वारंट्स इशू करेंगी और फिर डिविडेंड पे किया जाएगा। वो डिविडेंड जो कैश की शक्ल में दिया जाता है वो कैश डिविडेंड है। वो डिविडेंड जो मज़ीद शेयर्स जारी करके दिया जाएगा वो स्टॉक डिविडेंड है। इसे स्क्रिप डिविडेंड भी कहते हैं और ये कंपनी का बोनस शेयर का इजरा भी कहा जा सकता है। तो ये जो स्टॉक डिविडेंड है ये इनफ्रीक्वेंट इंटरवल पर होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि हर 3 माह बाद 6 माह बाद कंपनी दे, जबकि उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कंपनी कैश डिविडेंड दिया करती है। तो कंपनी क्या करती है कि रिटेन अर्निंग से डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा कंपनी सेट असाइड एन अमाउंट, एक रकम को एक जानिब रख देती है फॉर वेरियस फ्यूचर एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ मुस्तकबिल की एक्टिविटीज़ के लिए। इस तरह रकम को जो सेट असाइड कर दिया जाए आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ रिटेन अर्निंग, उसे रिज़र्व बनाना कहा जाएगा। कंपनी कई किस्म के रिज़र्व बनाती है, जैसे रिज़र्व फॉर कंटीजेंसीज, जनरल रिज़र्व, रिज़र्व फॉर बॉन्ड रिडेम्पशन, रिज़र्व फॉर कंटीजेंसीज, रिज़र्व फॉर एसेट रिप्लेसमेंट। इस तरह के बहुत सारे रिज़र्व कंपनी बनाती है अपनी रिटेन अर्निंग से। तो ये हमारे रिटेन अर्निंग के बेसिक मोटिव्स हैं। चलिए जी, अब रिटेन अर्निंग की इन सब इंफॉर्मेशन को, इन कंसेप्ट्स को जो हमने एक जगह जमा किया,
उनकी मदद से हम MCQ शुरू करते हैं। कागज़ कलम अपने साथ लेकर बैठिए ताकि आपको एट द एंड वीडियो पर इतना पता हो कि इन MCQs में से कितने MCQs आपके दुरुस्त निकले, कितने MCQs ने आपको नए आइडियाज़ दिए, और अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने MCQs करेक्ट हुए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए खत्री ब्रदर्स के चैनल को, अपने दोस्तों को बताइए ताकि ये MCQs सब तक पहुँचें। नए MCQs, नए 10 ईयर के MCQs, वो भी नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचें। लेट्स स्टार्ट MCQs। बोलते MCQs, रिटेन अर्निंग। पहला MCQ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज यूज, इनमें से कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होता है इन द टर्म ऑफ लिमिटेड कंपनी, एक महदूद कंपनी के हवाले से, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम और लॉस, आमदनी को मुंतकिल करने के हवाले से या नुकसान को मुंतकिल करने के हवाले से कंपनी के, तो कंपनी के मुनाफे को मुंतकिल करने के हवाले से कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होता है? इनकम समरी अकाउंट, ऑनर कैपिटल अकाउंट, रिटेन अर्निंग अकाउंट, रिजर्वेशन अकाउंट। तो हम इस बात को जानते हैं कि कंपनी अपना मुनाफा ट्रांसफ़र करती है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी जमाशुदा मुनाफा। ये भी याद रखिए, कंपनी को लिमिटेड कंपनी इसीलिए कहा जाता है कि वो लिमिटेड बाय लायबिलिटी होता है। उसके शेयर होल्डर्स लायबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं ओनली फॉर द अमाउंट दे इन्वेस्टेड इन द शेयर। जो रकम उन्होंने अपने शेयर में इन्वेस्ट की होती है, बस उतने के वो जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए यहाँ वर्ड लिमिटेड कंपनी कहा गया। आइए सेकेंड MCQ पर कहा गया कॉरपोरेशन पेड। याद रखिए, कंपनी को, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कॉरपोरेशन के लफ्ज़ से भी पुकारा जाता है। कॉरपोरेशन पेड प्रॉफिट, कंपनियां मुनाफा अदा करती हैं टू इट्स शेयर होल्डर्स, अपने शेयर रखने वालों को, नॉर्मली आमतौर पर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में। दिस प्रॉफिट इज नोन, इस मुनाफे को जाना जाता है एज इन द टर्म ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की टर्म में इस मुनाफे को क्या कहते हैं? कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या डिविडेंड। आपको याद होगा, मैं थोड़ी देर पहले जहां आपको कंसेप्ट्स मुख्तलिफ दे रहा था, तो मैंने कहा कि एक वर्ड लातीनी ज़बान का डिविडेंडम है, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसी से ही वर्ड निकला डिविडेंड, तकसीम शुदा मुनाफा। तो जब कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को तकसीम करके मुनाफा देती है, तो उस मुनाफे को डिविडेंड कहा जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डिविडेंड। यानी कॉरपोरेशन अपने शेयर होल्डर्स को साल के अख्ताम पर जो मुनाफा देती है वो कहलाता है डिविडेंड। तीसरे MCQ में कहा गया प्रॉफिट इज पेड बाय द कॉरपोरेशन, मुनाफा जो एक कंपनी की जानिब से अदा किया जाता है टू इट्स शेयर होल्डर्स, अपने शेयर रखने वालों को, इन शेप ऑफ कैश, कैश की शक्ल में। दिस प्रॉफिट इज नॉन एज इन द टर्म ऑफ अकाउंटिंग। इस मुनाफे को क्या कहा जाता है? तो हमने एक बात तो जानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो मुनाफा देती है वो डिविडेंड है, और वो मुनाफा जो इन शेप ऑफ कैश होगा, जो कैश की शक्ल में होगा, बैंक के थ्रू दिया जाएगा, कैश डिविडेंड वारंट्स इशू करके दिया जाएगा, वो चीज़ स्टॉक डिविडेंड, बैंक डिविडेंड, कैश डिविडेंड या रुपीज़ डिविडेंड। तो राइट आंसर यकीनी तौर पर होगा कैश डिविडेंड। ऐसा मुनाफा जो कैश की सूरत में बैंक के थ्रू दिया जाए। पहले कंपनी डिविडेंड वारंट्स शेयर होल्डर के पते पर भिजवाए, शेयर होल्डर इस डिविडेंड वारंट को बैंक में जमा करवाए, और क्रॉस चेक की तरह वो डिविडेंड वारंट्स शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए कंपनी के बैंक अकाउंट से। ये प्रोसेस कहलाता है कैश डिविडेंड को कलेक्ट करने का। आइए जी, नंबर 4, प्रॉफिट इज पेड, मुनाफा अदा किया जाता है बाय द कॉरपोरेशन, एक कंपनी की जानिब से, टू इट्स शेयर होल्डर, उसके शेयर होल्डर्स को, इन शेप ऑफ शेयर, शेयर की शक्ल में। दिस प्रॉफिट इज नॉन एज, तो जैसे आप जानते हो नीचे ऑप्शन है बैंक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड एंड रुपीज़ डिविडेंड, एंड द राइट आंसर इज स्टॉक डिविडेंड, क्योंकि शेयर की सूरत में जो मुनाफा दिया जाता है उसे कहा जाता है
स्टॉक डिविडेंड, इसका दूसरा नाम स्क्रिप डिविडेंड, इसका तीसरा नाम बोनस शेयर का इशू करना। तो ये कई नामों से पुकारा जा सकता है जैसे आपसे पूछा जाए। आइए नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग? इनमें से कौन सा अकाउंट निकाल दिया जाता है, उसकी कटौती कर दी जाती है रिटेन अर्निंग से, यानी कौन से अकाउंट से रिटेन अर्निंग कम हो जाता है? सैलरीज एक्सपेंस, प्रोपोज डिविडेंड, याद रखिए प्रोपोज डिविडेंड, सजेस्टेड डिविडेंड, इसका मतलब है वो ज़ेरे गौर या काबिल तजवीज़ मुनाफा जो कि शेयर होल्डर्स को देना है। सेल्स और प्रीपेड ग्रांट, तो हम सब जानते हैं जी कि प्रोपोज डिविडेंड ज़ेरे गौर जो मुनाफा होता है वो जब प्रपोज किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तो ये दरअसल मुनाफे का डिक्लेयर करना होगा। और मुनाफा जब डिक्लेयर होता है तो कंपनी एंट्री बना देती है रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड, पेएबल क्रेडिट। तो इससे ये हो जाता है कि जैसे ही आपने मुनाफा प्रपोज, सजेस्ट या डिसाइड किया तो वो डिक्लेयर करने के बराबर हुआ, और इस तरह आप अपने रिटेन अर्निंग को डेबिट करके कम कर देते हैं और अपने ऊपर डिविडेंड पेएबल की लायबिलिटी बना लेते हो। तो रिटेन अर्निंग डेबिट होकर कम हो जाता है प्रपोज डिविडेंड से। प्रपोज डिविडेंड इज द राइट आंसर। नंबर 6 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग? इनमें से कौन सा अकाउंट रिटेन अर्निंग को कम कर देता है, उसकी कटौती कर देता है? रिजर्वेशन अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और नेट इनकम। एंड द राइट आंसर ऑफ कोर्स रिजर्वेशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, जो कि रिजर्व अकाउंट जो है कि रिटेन अर्निंग को कम कर देता है। बल्कि ये कहा जाता है कि रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिजर्व जो है वो आपके रिटेन अर्निंग ही का एक पार्ट होता है। आप अपनी रिटेन अर्निंग को सेट असाइड कर देते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए कि ये आपका मुनाफा इस ख़ास मकसद में फ्यूचर एक्टिविटी के लिए काम आएगा। नंबर 7 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग? एक मरतबा फिर रिटेन अर्निंग की कटौती इनमें से कौन सा अकाउंट करता है? नेट लॉस, सप्लाईज, सेल या प्रीपेड ग्रांट? यकीनन तौर पर लॉस होगा तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, तो लॉस रिटेन अर्निंग को कम करता है। नेट लॉस इज द राइट आंसर। रिटेन अर्निंग इंक्रीज किससे करता है? अभी थोड़ी देर पहले कम हो रहा था नेट लॉस से, अब यहाँ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, शेयर प्रीमियम और नेट प्रॉफिट, तो यकीनी तौर पर इजाफा होगा नेट प्रॉफिट से। तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज करेगा नेट प्रॉफिट से। मजीद आगे आपसे कहा गया रिटेन अर्निंग डिक्रीजेस बाय, रिटेन अर्निंग कम हो जाता है, घट जाता है। यकीनी तौर पर रिटेन अर्निंग घट जाता है, कम हो जाता है नेट लॉस से। तो इसका मतलब है नेट लॉस यानी ए इज द राइट आंसर। नंबर 10 में कहा गया रिटेन अर्निंग इज क्लासिफाइड, रिटेन अर्निंग को दर्जाबंदी या शोबाबंदी की जाती है, दर्जे और शोबे में तब्दील किया जाता है। विच टाइप ऑफ अकाउंट, ये किस किस्म का अकाउंट है? एक्सपेंस है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है, एसेट है या लायबिलिटी है? तो रिटेन अर्निंग आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी के सेक्शन में लाई करता है, लिहाजा इसका सही आंसर होगा कि रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स की जो जिम्मेदारी कारोबार के लिए बनती है उसका हिस्सा है। यानी जब बिजनेस अगर वाइंड अप हो जाए किसी स्टेज पर तो वहाँ रिटेन अर्निंग का जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स ही को मिलेगा, और ये शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में शामिल होता है। और शेयर होल्डर्स इक्विटी में रिजर्व्स के, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंडर आता है। नंबर 11 में कहा गया रिजर्व इज क्लासिफाइड विच टाइप ऑफ अकाउंट? रिजर्व को किस अकाउंट में दर्जे और शोबे के साथ शामिल करके रखा जाता है? तो अगेन इसका आंसर होगा कि रिजर्व को क्लासिफाइड शेयर होल्डर्स इक्विटी में करते हैं कि रिजर्व भी शेयर होल्डर्स इक्विटी ही का हिस्सा है। नंबर 12 में कहा गया जनरल रिजर्व यानी आम रकम को महफूज कर देना, इससे किस किस्म का अकाउंट माना जाएगा? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि शेयर होल्डर्स इक्विटी जो होती है उसका स्टार्ट लेते हैं अथोराइज कैपिटल से, फिर उसके बाद नीचे रखा जाता है उसका पेड अप, सब्सक्राइब, इशूड कैपिटल, और उससे नीचे हेडिंग लग जाती है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिजर्व्स भी आ जाते हैं, शेयर प्रीमियम भी आ जाता है और रिटेन अर्निंग भी लाई कर जाता है। तो जनरल रिजर्व अगेन शेयर होल्डर्स
इक्विटी का आइटम है, शेयर होल्डर्स इक्विटी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में जाहिर नहीं होता? तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक एक एसेट है, बैलेंस शीट में ज़रूर आएगा। परचेज रिटर्न अलाउंस ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है और यकीनी तौर पर यही बैलेंस शीट में नहीं प्रेजेंट होता। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ये पहुंचेगा। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, एक ऐसा रिजर्व जिसको हमने रखा है प्लांट को फैलाने के लिए, तो ये भी रिजर्व और शेयर होल्डर्स इक्विटी में जाएगा। तो ए सी डी ये सब तो जाएंगे, बी नहीं जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर, परचेज रिटर्न अलाउंस, जो कि बैलेंस शीट में नहीं जाता। आइए जी नंबर 14 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट? इनमें से कौन सा अकाउंट जाहिर होता है बैलेंस शीट में? एप्रोप्रिएट ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन। लफ्ज़ एप्रोप्रिएट का मतलब हिस्से करना, तकसीम करना, यानी आपने रकम को हिस्से करके तकसीम करके रिटेन अर्निंग में से मखसूस कर दिया है कि ये रकम बिल्डिंग के एक्सटेंशन, बिल्डिंग को फैलाने में काम आएगी। ये रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है और रिजर्व यकीनी तौर पर बैलेंस शीट का आइटम है, तो ए ही सही आंसर है। लेकिन हम फिर भी मज़ीद आगे देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खर्चा है, परचेजेस खर्चा है और सेल सैलरीज एक्सपेंस खर्चा है, और खर्चे के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, ये बैलेंस शीट में नहीं जाते। तो एप्रोप्रिएट ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन इज़ द राइट आंसर कि यही बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग के कुछ मामलात हुए। रिटेन अर्निंग के मज़ीद मामलात इंशाल्लाह हमारे 10 ईयर में डिस्कस होंगे, और इसके अलावा इसकी मज़ीद थ्योरी और मज़ीद दीगर मामलात को हम उस 10 ईयर में भी लेकर आपके सामने पेश होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं जिनमें तमाम चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जुड़े रहिए खत्री ब्रदर्स के चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन का ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम ऐसी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।